अतीक का आपराधिक साम्राज्य जितना बड़ा था, उससे कहीं ज्यादा उस साम्राज्य को लेकर के उसकी मिस्ट्री थी, जो अब यूपी पुलिस एक एक करके सुलझाती नजर आ रही है। लेकिन अतीक के एक शूटर को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि यह शूटर पिछले 18 सालों से फरार चल रहा था और अब जाकर उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पिछले 18 सालों में पुलिस की अलग अलग जांच में अब्दुल कवी नाम के इस शूटर के अस्तित्व पर ही अब सवाल उठा दिए गए। किसी जांच रिपोर्ट में कहा गया कि अब्दुल कवी नाम का कोई आदमी ही नहीं है, लेकिन अब जबकि उमेश पाल केस के बाद से पुलिस की दबिश तेज हुई, तो शूटर अब्दुल कवी ने सरेंडर ही कर दिया। अब्दुल कवी के घर के करीब 2 हफ्ते पहले ही पुलिस को भारी मात्रा में हथियार भी मिले थे। पुलिस ने अब्दुल कवी के भाई के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अतीक का एक गुर्गा पुलिस की सबसे बड़ी पहेली। एक शूटर पर पुलिस की 4 थ्योरी। पुलिस का मोस्ट वांटेड जिंदा या मुर्दा। सबसे बड़े रहस्य से उठेगा पर्दा। 14 साल तक मोस्ट वांटेड की मिस्ट्री। अतीक के शूटर की खत्म हो गई तलाश। क्राइम की दुनिया में अतीक का मायाजाल। सरेंडर करने वाला अब्दुल कवी या कोई और? और अब वो नजदीक आ गया है वक्त जब अतीक को उसके गुनाहों की सजा मिलने वाली, और ऐसे में शिकंजा सिर्फ अतीक, उसके परिवार नहीं, उसके करीबियों पर भी कसता चला जा रहा है। एक ऐसा ही बेहद अहम मामला, और ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह लखनऊ में मौजूद हैं। इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं सर्वेश, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं प्रयागराज में मौजूद हैं। अब जिस तरह से यह नया मामला सामने आया, सरेंडर को मजबूर हो गया अतीक का एक साथी। अमित, क्या और ताजा अपडेट इस शख्स के बारे में, जो अब तक माना यह जा रहा था कि इस नाम का कोई शख्स ही मौजूद नहीं है? देखिए, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के कई पहलू हैं। कई आईओ ने इस पूरे कभी मामले में इन्वेस्टिगेशन की। बताया ये जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं कि दबाव उस समय के शासन का इतना था कि कोई आईओ कहता था कि कभी अहमद कोई है ही नहीं वहाँ पर, कोई कहता था कि लास्ट कोई कहता था कि है, और उसके बाद लास्ट में नारायण सिंह परिहार एक आईओ थे जो कि 2006 से लेकर 11 तक प्रयागराज और कौशाम्बी में पोस्टेड थे। उन्होंने अपनी जांच में ये साफ किया कि कवि मौजूद था जिस दिन रविपाल की हत्या की गई, अशरफ के साथ वहाँ पर मौजूद था। बाकायदे क्रॉस फायरिंग हुई थी, और कवि को बकायदे जब उसने कवि का नाम नारायण सिंह परिहार ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में लिया था, तो उस दौरान अतीक अहमद के जो गुर्गे थे उन्होंने आईओ को, उस समय के तत्कालीन आईओ को बकायदे धमकी दी थी। 2006 से 11 के बीच में नारायण सिंह परिहार जो है वो पोस्टेड थे, प्रयागराज के अलग अलग थानों में वो पोस्टेड थे। कौशाम्बी में वो उन्होंने कवि को सत्यापित करके बताया कि हाँ ये वही कवि है जिसने राजूपाल हत्याकांड में अंजाम दिया था, अशरफ के साथ था और जो दूसरे शूटरों के साथ था। तो ये सनसनीखेज मामला है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जिस दौरान इन्वेस्टिगेशन चल रहा था राजूपाल हत्याकांड के, तो उस दौरान 4 आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले गए थे। पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने आप को अलग कर लिया था, बोला था कि इस मामले में जांच ही नहीं है। दूसरे इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अमित, अब देखिए किस तरह से शिकंजा कसा कि जो शख्स जिंदा है या मुर्दा, इस पर ही सवाल खड़े हो रहे थे। अब जब शिकंजा कसा, खुद उसने सरेंडर कर दिया है। लेकिन माफिया डॉन अतीक अहमद के शूटर अब्दुल कवी का रहस्य लगातार गहराता जा रहा था। पुलिस विभाग में अब्दुल कवी को लेकर के असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी, और ऐसे में राजू पाल हत्याकांड में 18 साल से फरार शूटर अब्दुल कवी के सरेंडर के बाद एक बड़े रहस्य से पर्दा उठ चुका है। अब्दुल कवी अतीक का शूटर है। राजू पाल हत्याकांड की जांच करने वाले तीसरे विवेचक इंस्पेक्टर एचएस राय ने लिख दिया था कि शूटर अब्दुल कवी नाम का कोई शख्स ही इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हालांकि
चौथे विवेचना अधिकारी ने बकायदा उसका नाम, पता और फोटो केस डायरी में दर्ज कर दिया था। अब्दुल शूटर कवि सीबीआई की भी वांटेड घोषित लिस्ट में था। अब्दुल कवि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशांबी का रहने वाला है और ऐसे में अब उसे खुद सरेंडर होने को मजबूर होना पड़ा। और अब राजूपाल केस की जांच करने वाले चौथे जांच अधिकारी नारायण परिहार ने पहली बार केस में अब्दुल कवि का नाम जोड़ा था। चौथे जांच अधिकारी ने ही पहली बार अब्दुल कवि की फोटो और उसका पता भी आरोपियों की डायरी में दर्ज किया था। और केस आईओ रहे नारायण परिहार ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, क्या कहा है इस पूरी जानकारी को हमसे साझा करते हुए आप जरा गौर से सुनिए। सब इनके दिसारे पे गुर्गे ही काम करते थे। कौन कौन मेन गुर्गे थे? अब इनके गुर्गे गुड्डू मुस्लिम और इरफान, आवेद, ये नफीस कालिया, अंसार बाबा, गुल फुल, अब्दुल कवि, और इनके सब शूटर थे। बहुत सारे लोग थे इनका गैंग चार्ट मैंने बनाया था। 8 फुट लंबा है और 6 फुट चौड़ा है गैंग चार्ट, और 140 व्यक्ति उसमें उस समय शामिल किए थे हमने। और कुछ ऐसे ही अधिकारियों की वजह से अब शिकंजा कसना और आसान हो रहा है इस तरह के गुनहगारों पर। सर्वेश हमारे सहयोगी प्रयागराज में मौजूद हैं। सर्वेश, कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह की कार्रवाई उन्होंने आगे बढ़ाई है, किस तरह का सहयोग मिला और अब आज किस तरह से यह कार्रवाई भी आगे बढ़ती दिखाई देने वाली है। देखिए, माफिया अतीक अहमद का आतंक यहाँ पर था। 3 दशक से ज्यादा समय तक उसका यहाँ पर सिक्का चलता था और तमाम शूटर, जैसा कि अभी विवेचक नारायण परिहार जी की बाइट दर्शकों ने सुनी कि किस तरह से लोग दबाव में रहते थे। तीसरे विवेचक ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब्दुल कवि नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन नारायण परिहार जी ने एक साहस दिखाया और एक गैंग चार्ट न केवल बनाया 140 सदस्यों का, बल्कि अब्दुल कवि की फोटो और तमाम पते भी उसमें दाखिल किए। लेकिन बड़ा सवाल यही था कि राजूपाल हत्याकांड के बाद 18 साल तक अब्दुल कवि फरार रहा और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। बताया यहां तक जाता है कि वो कौशांबी के आसपास इलाकों में ही रह रहा था, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब दबाव बढ़ा और अब्दुल कवि के घर पर जेसीबी मशीनें गई, वहां पर छापेमारी हुई और बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ और यहीं तक कि अब्दुल कवि के भाई पर भी शिकंजा कसा। इसके साथ साथ अब्दुल कवि की बहन के घर पर, उसके बहनोई के घर पर भी जेसीबी मशीनें जब चलने लगी, तब दबाव में आकर अब्दुल कवि ने लखनऊ में आकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह कि लगता है कि पुलिस प्रशासन इतनी दहशत में था कि उसमें कहीं न कहीं इस बात का खौफ था कि अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं है। योगी सरकार में कार्रवाई हो रही है और यही वजह है कि उमेश पाल शूट आउट के बाद अब्दुल कवि, जो कि 18 साल से फरार था, उसने सरेंडर कर दिया। बात अगर अतीक अहमद, ईमानदार और जाबाज अफसरों को जब व्यवस्था का सपोर्ट मिलता है तो इसी तरह से सलाखों के पीछे पहुंचते हैं अपराधी। शूटर अब्दुल कवि के बाद अब उसके भाई के खिलाफ भी अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कौशांबी में पुलिस ने अब्दुल कवि के भाई अब्दुल वली के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। राजूपाल हत्याकांड में गवाह ओम प्रकाश पाल पर हमले के मामले में अब्दुल वली आरोपी है। अब्दुल वली पर अवैध हथियार रखने का भी केस दर्ज है और अब उस पर भी शिकंजा कसता चला जा रहा है क्योंकि कुर्की का आदेश चस्पा कर दिया गया है उसके घर पर। आप सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जा रहा है, अब्दुल वली पुत्र अब्दुल गनी, निवासी गांव भकंदा, थाना सरायआकिल, जनपद कौशांबी, ये थाना सरायआकिल के 2 मुकदमों में वांछित चल रहे हैं। मुकदमा अपराध संख्या 453/20, मुकदमा अपराध संख्या 42/23। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से अंतर्गत धारा 82 CRPC कुर्की घोषणा की कार्रवाई आज की जा रही है। आप सभी लोगों को सनद रहे। अभियुक्त बार बार गिरफ्तार नहीं हो रहा है और न ही माननीय न्यायालय में हाजिर हो रहा है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर। थोड़ी देर में बरेली कोर्ट में अतीक के भाई अशरफ की पेशी होगी। अशरफ पर बरेली के बेथरी थाने में 2 FIR दर्ज है, जिनमें से एक एंटी करप्शन का भी मामला है
और आज इसी को लेकर अशरफ की पेशी होनी है, यानी कुंडलियां खंगाली जा रही है। एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं और गुनाहों का फैसला होना है। अमित, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब एक दो नहीं कई मामले लगातार खुल रहे हैं और क्या आज जो मामला सामने आ रहा है अब उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या ताजा अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ी देर बाद जो अतीक अहमद का भाई है अशरफ, उसकी पेशी होगी और उसकी पेशी बरेली के एंटी करप्शन कोर्ट में होगी। दरअसल जिस तरीके से अशरफ से अवैध तरीके से वहां पर लोग वहां पर जाके उसके जो साथी थे वो लगातार जिस तरीके से मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर वहां पर बरेली जेल अधीक्षक पर गाज तो गिरी और साथ ही साथ FIR भी दर्ज हुई वहां के स्थानीय चौकी में। FIR दर्ज होने के बाद आज पहली बार उस मामले में अशरफ की पेशी होगी और अशरफ जो है बरेली के कोर्ट में, एंटी करप्शन कोर्ट में उसकी पेशी होगी। उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ कहता है और पुलिस अपने जवाब में क्या कुछ कहती है, क्योंकि जेल मैनुअल का इसमें पालन नहीं किया गया था और जेल मैनुअल का ना पालन करते हुए उससे कई बाहर जो उसके करीबी थे उसने जाके अशरफ से जेल में मुलाकात की थी, तो जाहिर तौर पे जेल अधिकारियों की, जेल के कर्मचारियों की मिलीभगत थी। इसमें देखना होगा कि कोर्ट की टिप्पणी किस तरीके से रहती है। जी बिल्कुल, ये सबसे अहम भी है, लेकिन वहीं नजर प्रयागराज पर भी है। सर्वेश हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। सर्वेश, आज क्या देखा जा सकता है यहां प्रयागराज में, क्योंकि अब उसके करीबी और परिवार पर शिकंजा कसता चला जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अशरफ को लेकर ये चर्चाएं थी यहाँ पर कि आज अशरफ को प्रयागराज भी लाया जा सकता है। दरअसल 23 मार्च को ही CGM कोर्ट ने वारंट भी इशू कर दिया था, जिसे पुलिस यहां से गई थी और बरेली जेल में तामील करा दिया था। लेकिन इस मामले में एक आदेश भी आया था CGM कोर्ट का, जिसमें यह कहा गया था हाई कोर्ट के 11 मार्च के आदेश का पालन करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर अशरफ को लाया जाए। तो इस मामले में पुलिस कमिश्नर को CGM कोर्ट ने आदेश दिया था, तो अब उसी ऑर्डर के कंप्लायंस में यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच अशरफ को लाया जाना है। अब ये पुलिस पर है कि कब वो सिक्योरिटी अवेलेबल कराती है और कब यहां पर लाकर पेश करती है। तो दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में भी अशरफ से पूछताछ होनी है, वो नामजद अभियुक्त है। तो जैसे ही पुलिस इंश्योर कर लेगी, सिक्योरिटी के तमाम मानकों को पूरा करेगी, उसके बाद जल्दी ही यहां पर अशरफ को लाया जाएगा और अशरफ की पेशी CGM कोर्ट में यहां पर कराई जाएगी। तो इस मामले में भी यहां पर अब जल्दी ही पुलिस पूछताछ करने वाली है। माना यह जा रहा है कि जब यहां पर अशरफ को लाया जाएगा तो पहले जुडिशियल रिमांड बनेगी, उसके बाद पुलिस 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगेगी और अशरफ को कस्टडी रिमांड पे लेकर बेहद अहम जानकारी सर्वेश आप दे रहे हैं, जो देखा जा सकता है एक तरफ लखनऊ में और प्रयागराज में किस तरह से अतीक के गुर्गे और उनके परिवार के लोग जो लगातार इस तरह के क्राइम में शामिल थे, अब उन पर शिकंजा कस रहा है। अतीक एंड कंपनी की क्राइम कुंडली अब लगातार खंगाली जा रही है। उनके परिवार का रोल भी देखा जा रहा है और वो रोल भी कम दिलचस्प नहीं है। प्रयागराज शूटआउट में तो परिवार के लोगों की अलग अलग भूमिका आखिर क्या थी, इसे भी नजदीक से देखा जा रहा है। आप भी जरा इस पर गौर कीजिए। और ये सबसे अहम जो तस्वीर अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सबसे अहम है, समझने की बात है कि किस तरीके से अतीक एंड कंपनी की कुंडली जब खोली जा रही है तो उसमें कौन कौन से राज फाश होते चले जा रहे हैं। जरा गौर से देखिए, अतीक अहमद जो इस वक्त साबरमती जेल में बंद है, वहीं दूसरी तरफ उसका भाई अतीक का अशरफ बरेली जेल में इस वक्त बंद है। कई ऐसे मामले, अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है, इनाम का ऐलान कर दिया गया है। डॉक्टर अखलाक अतीक का बहनोई है, यानी परिवार के लोग किस तरह से इस अपराध की दुनिया में शामिल थे, इस पूरी तस्वीर को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं लगातार फरार पत्नी है, तो अपराध के कारोबार की बागडोर भी वो लगातार संभालती रही है, यानी अपराध में बराबर का साथ अतीक को देती रही उनकी अपनी पत्नी। और उनका बहनोई गुड्डू शूटर को शरण देने का आरोप, एक वीडियो भी न्यूज़ 18 पर हमने आपको दिखाया किस तरह से अपने घर में वो शरण दे रहा है और मेरठ से आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये वो पूरा कच्चा चिट्ठा है जो अब पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी अमित लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए इस पूरे घटनाक्रम पर। अमित, सबसे खास बात यह है कि सिर्फ अतीक ही नहीं, पत्नी, बहनोई, भाई, बेटे, सबकी कुंडलियां जब खुल रही है कुछ जांबाज अधिकारियों और ईमानदार अधिकारियों के साहस की बदौलत, तो कैसे शिकंजा कस रहा है, क्या यह उसका भी सबूत है?
जी हाँ, बिल्कुल उसका भी सबूत है। और नारायण सिंह परिहार जो कि तत्कालीन आईओ थे राजूपाल हत्याकांड में, और जब हम उनकी पूरी बातचीत को सुनेंगे तो तब हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से 2017 में जब योगी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, उससे पहले किस तरीके से अतीक अहमद और जो उसके परिजन थे वो किस तरीके से प्रभावशाली थे कि कोई भी आईओ केस को लेना नहीं चाहता था, उसे अपनी जान को खतरा लग रहा था। इसी वजह से आईओ अपने आप को केस से अलग कर लेते थे। लेकिन नारायण सिंह परिहार ने किस तरीके से इस पूरे केस में अब्दुल कवी को सत्यापित ही नहीं किया, बल्कि कई 6 ऐसे मुकदमे थे अतीक अहमद के जिसमें वो लगातार इन्वेस्टिगेशन करते रहे। 2006 से 11 के बीच में वो पोस्टेड थे, उन पर लगातार दबाव पड़ रहा था। ये एक बड़ी बात है और अब आखिरकार ईमानदार अफसरों की मेहनत रंग ला रही है। वहीं एक और बेहद अहम बात, न्यूज 18 नेटवर्क और हार्पिक मिशन स्वच्छता और पानी के साथ स्थायी स्वच्छता और साफ पानी के लिए लोगों को एकजुट कर रहे हैं। हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आज राष्ट्रव्यापी अभियान के सीजन 3 की शुरुआत कर रहे हैं, ताकि स्वच्छता, साफ शौचालय और अच्छी सेहत के बीच महत्वपूर्ण संबंधों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। आज दोपहर 12 बजे जरूर देखिए मिशन स्वच्छता और पानी। आपकी हेल्थ जुड़ी है